सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक यानी एक अच्छी टेक्स्ट बुक, एक बेहतर टेक्स्ट बुक का मूलभूत मानदंड नहीं है, यानी क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छी टेक्स्ट बुक का कि वो टेक्स्ट बुक हम बेहतर मानेंगे, इफेक्टिव मानेंगे, अच्छी मानेंगे। कौन सा एक गुण अच्छी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा? पहला ऑप्शन है भाषा एवं शब्द भंडार। भाई भाषा और शब्द भंडार अगर सही इस्तेमाल हुआ तो ये अच्छा ही गुण है। एक विषय वस्तु उसकी कैसी है, कंटेंट कैसा है, उसमें इससे भी निर्धारित होगा कि वो पुस्तक अच्छी है कि नहीं है। फिर आता है सी ऑप्शन, शैली एवं योजना, किस लैंग्वेज का कौन सा स्टाइल यूज हुआ है, किस तरह से प्लान्ड चैप्टर्स हैं। आप एनसीईआरटी देखते हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी जाती हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बच्चे के दैनिक जीवन की भाषा में लिखी जाती हैं, जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए, और टेक्निकल शब्दों का, बहुत ही ज्यादा डेफिनेशंस का, परिभाषाओं का प्रयोग से बचा जाता है। ठीक, तो मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना ये कोई भी अच्छी पुस्तक की शैली नहीं है। ये क्या है भाई, आप प्रिंट कर दिया आपने और उस पर कवर चढ़ा रहे हैं एक मोटा सा सुंदर सा, अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अच्छी पुस्तक का मतलब ये नहीं है जो अपने कवर से अच्छी दिखती हो, है ना। कहा जाता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर और फ्रंट, वॉट एवर द। एक बार आसान से सवाल, भाई हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी इजी है, स्कोरिंग है बहुत ज्यादा। अगर आपको नॉर्मल बाल विकास समझ में आता है तो आप इसको भी समझ जाएंगे, मुश्किल आपको नहीं होगी। ठीक है जी, देखिएगा अगर हम बात करें, भाई प्रश्न क्यों लिख रहे हो? नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं लिखते ना, लेकिन और बार बार प्रश्न लिखने में टाइम लगेगा, हिंदी इस पे टाइपिंग में टाइम लगता है। यानी 6 सेंटेंसेस हैं, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। एक छोटा अनुच्छेद, अनुच्छेद समझते हैं, पैराग्राफ 2 बार सुनने के लिए कहती है, यानी 6 लाइन का एक, मान लीजिए जैसे ये 2 4 5 लाइन है, तो इसी तरह का एक 6 लाइन का अनुच्छेद है। ये तो क्वेश्चन है, मतलब एक पैराग्राफ है, किसी भी बारे में हो सकता है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यानी बच्चों से कहा कि 4-4 का ग्रुप बनाओ, यानी एक ग्रुप में ABCD 4 बच्चे होने चाहिए, 4-4 का ग्रुप बन गया। फिर DEF और ये सब इस तरह से ग्रुप बना दिए 4-4 बच्चों के, कि 1 से 4 रोल नंबर ये, 4 से 8 ये। मतलब बच्चे एक तो एक्टिवली सीख रहे हैं, अर्थपूर्ण अधिगम होगा, सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। चलो ठीक है, सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। अब इससे ये पता चल जाएगा सुना कितने अच्छे से था। तो रचनात्मक लेखन है, ये रचनात्मक लेखन है, कुछ नया लिख रहे होंगे, नया तो नहीं लिख रहे हैं यहाँ, तो रचनात्मक कहाँ है इसमें। श्रवण एवं भाषण, तो भाषण की तो यहाँ बात ही नहीं हुई, बोलने की तो बात ही नहीं हुई है। अनुच्छेद श्रुतलेख बिल्कुल सही ऑप्शन है। जितने लोग सी उत्तर दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। ये कैसे सही हो सकता है भाई? रचनात्मक लेखन तो जब कुछ नया, कुछ अपने शब्दों में लिखना, रचना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आंसर करेंगे। क्या वो अभी भी हिंदी में और इंग्लिश में लगे हुए हो क्या? इतना एक्सपेरिमेंट मत किया करो काम के समय। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। यानी जो पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, जब वो उसको पढ़ते हैं तो विस्तृत व्याख्या, यानी उसको प्रॉपरली डिटेल एक्सप्लेनेशन में उसकी दिक्कत हो रही है उनको, और वाक्य को बनाने में उनको दिक्कत हो रही है। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है। समृद्ध शब्द भंडार यानी एक प्रॉपर एक्सटेंसिव वोकैब दी है। अब वो वोकैबलरी के फॉर्म में हो सकती है, वो डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकती है, और कुछ युक्तियों का सुझाव देती है, कुछ टूल्स बताती है, उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं, दर नहीं कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। ठीक, अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? मतलब क्या किया है? कठिनाई का पता लगाया है और उसका सॉल्यूशन निकाला है। कठिनाई का पता लगा करके उपचार किया है। तो जब भी हम कठिनाई का पता लगा करके उपचार की बात करते हैं तो इसको निदानात्मक आकलन कहते हैं। बिल्कुल आंख बंद करके आप उत्तर लगा सकते हैं। ये रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्थानात्मक आकलन, कुछ भी लिखा हो, अगर बच्चे के गैप को आइडेंटिफाई किया है, कमियों को पहचाना है, कठिनाई को पहचान के उस पर काम किया है, तो ये निदानात्मक आकलन है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आसान सा सवाल एक और। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? देखिए जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी तो आप जल्दी भी पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पूछा है जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट आप समझ रहे हैं कौन सा चैप्टर कितना कैसे कराएंगे, है ना। कुछ चैप्टर्स की यूनिट कब कब कैसे कैसे होगा, यूनिट में डिवाइड कर दिया, कुछ चैप्टर्स होते हैं एक यूनिट में, और आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि कैसे आप पढ़ाने वाले हैं। लगभग 19,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 19,000 से ज्यादा ही, और सिर्फ 6,900 लोगों ने लाइक किया। मान लिया आज हम लेट हो गए, बट आप भी तो कुछ समझेंगे या नहीं? 20,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, आप भी तो ये समझेंगे कि
कितनी दूर से आज भाग भाग के जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल होंगे, कितने आसान होंगे, कैसे होंगे, वो यूनिट प्लान की मैं बात कर रही थी। यहाँ ब्लूप्रिंट लिखा है, तो कौन सी एक बात सही नहीं है, आवश्यक नहीं है। जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, एक तरह से खाका तैयार कर रहे हैं कि इतने % क्वेश्चंस इजी होंगे, इतने % क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट होंगे, इतने % इजी होंगे, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, भाई पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, टीचिंग क्यों कर रहे हैं हम, इसको जांच पाएं, ऑब्जेक्टिव्स का पता लगा पाएं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हो ताकि बच्चे के सोच बाहर आ सके, पता लग सके कैसे सीखा है। कठिनाई के स्तर को महत्व देना कि इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, बात तो ठीक है। लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, ये यहां महत्वपूर्ण नहीं। रामपट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है, यानी एकदम क्लियर हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है उन्होंने, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, यानी वो जो उनकी नोटबुक है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को वो लिख रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है। वर्तनी होती है स्पेलिंग, ठीक। तो स्पेलिंग को सिखाने के लिए कौन सा मेथड सही है, अगर हम बात करें, पहले टीचर ने लिखा, मान लीजिए टीचर ने लिखा कार्य, अब बच्चे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड से और कार्य लिख रहे हैं वैसे ही जैसे टीचर ने लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में, तो ये क्या हो गया, क्या बोलेंगे इसको, खेल विधि बोलेंगे। खेल तो यहां हो ही नहीं रहा, अभ्यास विधि बोलेंगे, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। ड्रिल तो वो होता है जब आप सेम चीज बार बार रिपीट कराए जा रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं हो रही यहां। तो अभ्यास पढ़ के हमें एकदम अपने मन में लालच नहीं ले आना है कि यही उत्तर सही है। प्रतिलेखन विधि या श्रुत लेख विधि, देखिए श्रुत लेख विधि होती है जो सुना जाए, इमला बोलते थे ना उसको, डिक्टेशन जिसको कहते हैं कि टीचर ने बोला और आपने लिख दिया, इसको श्रुत लेख कहते हैं, सुनने से संबंधित है। यहां देख करके लिखना है, यानी जैसा ये लिखा है बिल्कुल सेम आपको रिपीट करना है, इसको प्रतिलेखन कहते हैं, इसको प्रतिलेखन कहते हैं। एज ए क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। यानी एक बच्चा जो है जब वो भाषा सीख रहा है, लैंग्वेज को लर्न करने की या समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये 4 कठिनाइयां हैं जो उसके सामने आती हैं। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, आंसर यहां से निकालना है आपको। ये तो सिर्फ ये तरीका है आसान क्वेश्चन को मुश्किल बनाने का। आजकल भाषा का खेल है, ऑप्शन से मुश्किल बनते हैं क्वेश्चन आसान होते हैं, ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो, बट आपको होना नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्यों कंफ्यूज होंगे। ठीक है जी सोनू गोस्वामी, बहुत ही बढ़िया। चलिए खुशी खुशी लाइक शेयर करते रहिए और मस्त तरीके से पढ़िए यार। इस टाइम पे तो एनर्जी एकदम आसमान के ऊपर होनी चाहिए, है ना। देखिएगा से हमने बात की थी पानी पीते हुए माइक ऑफ करने की, अभी याद आया। क है, ऑप्शन नंबर 1 है, नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई, यानी बच्चे को नाम याद रखने में और ध्वनि को, यानी पेन को वो पिन बोल पा रहा है या उसको ध्वनि और नाम याद नहीं रखा जा रहा लेटर्स का, या जो भी वो सीख रहा है। ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, यानी जब हम उसको जोर से पढ़ने को कहते हैं तो वो गलतियां करता है बहुत ज्यादा। धीरे धीरे पढ़ें तो मे भी सही पढ़े। शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, यानी रिवर्सल हो रहा होगा लेटर्स का, आगे पीछे कुछ कर रहा होगा, देखने में समस्या हो रही है, देख के समझने में समस्या हो रही है। फिर आता है डी ऑप्शन, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। अब जिसको पढ़ने में समस्या हो रही है उसको लिखने में भी समस्या होगी। बताइए जरा बच्चे को समस्या है कहां, ये आप बताएंगे सरकार। ए ऑप्शन कह रहे हैं 44% लोग और सी ऑप्शन कह रहे हैं 41% लोग। बाकियों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनको तो हम काउंट ही क्या करें। ठीक, 44% लोग ए के साथ जा रहे हैं और 41% लोग सी कह रहे हैं, यानी ए और सी में आप लोग कंफ्यूज हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला आपके इस पोल से। सही बात है, सही क्या होगा खुद सोचिए। राजीव अधिकारी कह रहे हैं मैम फ्रॉम वेस्ट बंगाल में अक्षमता। देखो सीखने में अक्षमता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन यहां पर इससे भी ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, टू द पॉइंट आंसर दिया हुआ है, जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। वाचन वैकल्य है, वाचन बोलने को कहते हैं। वाचन किसको कहते हैं, बोलने को कहते हैं। पठन वैफल्य भी कह देते हैं। डिसलेक्सिया के कई नाम है और हिंदी में तो कई नाम आपको मिल ही जाएंगे। वैफल्य। बट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती हैं। लखनऊ हम सभी को पता है नवाबों का शहर कहा जाता है, या जो भी आप कहना चाहें, बड़े प्यार से वहां की भाषा, अदब की भाषा ऐसा कहा जाता है। मैं जाऊंगी कभी, मौका मिलेगा, शायद मेरा एक सेमिनार भी था, मुझे याद नहीं कब था। देखिए मतलब है, था मीन्स है। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती हैं, विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात, मौन पठन समझते हैं, साइलेंट रीडिंग,
वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती हैं। लखनऊ के बारे में कोई पाठ पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई लेसन पढ़ाया, और उसके बाद जब ये हो गया तो उनको कहा गया कि एक काम करो, आप खुद से पढ़ो ये चैप्टर, मौन पठन करो, साइलेंट रीडिंग करो। साइलेंट रीडिंग में क्या है, पोल आने से पहले ही गायब हो जाता है क्वेश्चन। साइलेंट रीडिंग में आपका दिमाग और आपकी आंखें एक्टिव होती हैं, जबान से आप कुछ नहीं बोलते, चुपचाप से पढ़ते हैं और मन में समझने की कोशिश करते हैं। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, ये एक क्वेश्चन पूछा। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, देख रहे हो अंतर्यामी हो गई हूं मैं, पहले ही समझ आ गया था कि ये सब आएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अ व ब प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है। यानी ये जो प्रश्न है ये पाठ से ही संबंधित हैं और बच्चों को पहले पढ़ाया गया और फिर उनको पढ़ने को कहा गया है, मौन पठन, यानी उनके दिमाग में ये चीज उस चैप्टर से रिलेटेड होगी। इतनी बात सही है या कोई दिक्कत है? अब ये क्योंकि इस चैप्टर में ही निहित होगा, ये सिंपल याद रखने वाली भी चीज है इसमें कि मौन पठन के पश्चात, ये किसी चीज के बारे में बताने के पश्चात जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो वो उससे संबंधित है, उस पार्ट से संबंधित है। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रश्न पहले कराया नहीं है। कालांतरित और सिर्फ प्रश्न कराने के बाद होता, पढ़ाने के बाद होता तो फिर भी कह सकते थे कि भाई ठीक है। कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, परिचय की बात कर रहे हैं, ये बोध की बात कर रहे हैं, नहीं। ये सिंपल, अगर हम देखेंगे इसके चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि मौन पठन के पश्चात जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनको कालांतरित प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है। मौन पाठ समझते हैं आप, साइलेंट रीडिंग। अभी हमने बात की थी आपकी आंखें यानी आपकी आईज और आपका मस्तिष्क, आंखें और मस्तिष्क यानी ब्रेन आपका और आपकी आंखें ये एक्टिव होती हैं और आप बेहतर तरीके से मन में कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। इसी को मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग कहते हैं। जब बाहर आवाज नहीं आती, आप मन में समझ रहे होते हैं पढ़ के, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, साइलेंट रीडिंग है। एक तो इसका लाभ क्या नहीं है, यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। ये गलत है क्योंकि जब बच्चे ने मन में पढ़ लिया, सही पढ़ा के गलत पढ़ा किसे पता लग रहा है, तो संकोच कहां से दूर हुआ? संकोच तो जब बच्चा क्लास में खड़ा होता और पढ़ता सबके सामने तब दूर होता, झिझक तो तब दूर होती, उच्चारण तो तब अच्छा होता। ठीक, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि आपकी एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि अभी जैसे मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे जब क्लासेस होती हैं तो जब इतना चिल्ला के, क्योंकि बिना बोले तेज एनर्जी नहीं आती। अब मैं धीरे धीरे बोलूंगी, अच्छा आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन ए है बच्चों, है ना, ये वो वाले बिल्कुल ओल्ड स्कूल टीचिंग वाली फीलिंग दे रहा है, ये ट्रेडिशनल टीचिंग है। आज के समय में एनर्जी चाहिए हमको, तो वो अपने आप ही ऊर्जा बहुत खर्च होती है। बच्चों को मन में पढ़ने की आदत होगी, अपने साथ बैठ के सीखने की आदत हो गई। ठीक, लेकिन ए ऑप्शन गलत है, इसीलिए सही है कि ये कोई लाभ नहीं है। झिझक और संकोच दूर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मन में पढ़ रहा है। तो किसी को क्या पता, झिझक तो जब दूर होगी ना, जब आप मान लीजिए आपको स्टेज फियर है, यहां से आंसर करना है आपको, 6 हैं बल्कि, बताइएगा। फटाफट से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, फिर मैं पढ़ूंगी आपके बाद। पहले आप पोल में जवाब दीजिए इसको पढ़ के, आपके पास हैं कुछ 30 सेकेंड। दीपक, शिक्षण, अब देख रहे हो हिंदी पेडागोजी में अंग्रेजी भाषा पूछ रहा है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए, यानी इंग्लिश को पढ़ाते हुए कुछ कथन है उनको पढ़ना है। इसमें सब गोल हो गए, है ना, सबके ऊपर से चला गया, टप्पा खा के निकल गया बॉल की तरह, है ना, ये बाउंसर था। चलो कोई बात नहीं, इंडिया हारी, आप नहीं हारेंगे पेपर में। देखिए, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी। यानी कहां से शुरू हुआ ये मेथड? जर्मनी से। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई है। सही बात है। शिक्षण की इकाई शब्द है, न कि वाक्य है, न कि वाक्य, यानी वर्ड है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, वर्ड को हम समझ रहे हैं। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे? यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है, यानी फॉर्मल से एक्टिविटी। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है, यानी कि वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। एक्सप्लेन करेंगे कैसे सेंटेंस है, क्या उसका मतलब है, समझेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को दर्शाती है? दृश्य श्रव्य विधि है, ये द्विभाषीय विधि है, स्थानापन्न विधि है, या व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि है। देखिए, शब्द की बात हो रही है, विभाजन की बात हो रही है, औपचारिक यानी फॉर्मल रूल से फिर हम क्रिएटिविटी पे, उस पे एक्टिविटी पे जा रहे हैं। व्याख्या से किधर जा रहे हैं? वाक्य रचना की बात हो रही है, वाक्य की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं व्याकरण की बात हो रही होगी।
ये हमें इससे डिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, कहीं लिखा नहीं है इसमें, खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि है जिसको हम ग्रामर ट्रेंड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 5 सवाल और हैं, 15 क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज हम। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अभी आपका असर्शन और स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट और रीजन यहां भी दे दिया इन्होंने, कथन और तर्क दिया है। कथन को अ कहा है, तर्क को बी कहा है। मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह भांपने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। यानी ये उपकौशल है, आपकी सब स्किल है इवैल्यूएशन की, कि बच्चों को कठिनाई कहां हो रही है। यानी एक तरह से आप डायग्नोज कर रहे हैं। बात तो सही लग रही है, सुंदर लग रही है ना, चक्कर तो नहीं आ रही है बड़ा सा क्वेश्चन देख के। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। यानी जो लेखन और श्रवण की परीक्षा है, यानी ओरल और रिटन जो एग्जाम है, उसको हम कई स्किल्स में बांट करके डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं और एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है, यानी इंटीग्रेट कर सकते हैं लैंग्वेज को दूसरे से। दोनों ही बातें कुछ नेगेटिव नहीं कह रही हैं, है ना। वैसे भी आप लोगों का तो फंडा है ना, कि जब इसमें कुछ समझना है तो सही है ये कह दो। बट इसमें ये बात जो है ये भी सही थी, तो शुरुआत में ही सही थी कि डायग्नोज कर लेंगे प्रॉब्लम एंड ऑल। बट जो बात यहां चल रही थी वो यहां नहीं हो रही, यहां कुछ और चल रहा है, वहां कुछ और चल रहा है। वहां मूल्यांकन के उपकौशल की बात हो रही है, यहां एकीकृत भाषा की बात हो रही है, कौशलों की बात हो रही है नॉर्मली। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कहीं है ऐसा ऑप्शन? दोनों ए और बी सही है, लेकिन बी जो है या ब जो है वो अ की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक बार। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यानी एक टीचर ने आधा भाग पढ़ा एक चैप्टर का, हाफ पढ़ा उसको, लाउड रीडिंग की, और विद्यार्थियों से कहा कि इसका जो अंत है, अब जो ये स्टोरी का अंत है, अपने अनुसार पूर्ण करें। मतलब आधी स्टोरी सुनाई और उसके बाद कहा कि खुद से लिखो या कहीं पे बताओ मुझे कि इस स्टोरी का एंड कैसे हो सकता था। ये ऐसा है जैसे आपने कोई मूवी देखी हो और हाफ मूवी बंद कर दें आप, आधे घंटे 1.5 घंटे चला करके, 2 घंटे चला करके, और कहीं अब एंड बचाए आधे घंटे का, 2.5 घंटे की मूवी है, इसका एंड खुद सोचो क्या हुआ होगा अंत में। वो कौन सी मूवी है? कोई तो मूवी है ना, अंधाधुंध। तो उसको लेकर के लोग अभी तक समझते रहते हैं कि इसका अंत आखिर हुआ होती है बच्चे की। ये बात सही है। इस गतिविधि को किस प्रकार की गतिविधि माना जाएगा? अनुभव आधारित गतिविधि, यानी बच्चे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कल्पना कर पाएंगे स्टोरी को, बिल्कुल सही बात है। समूह कार्य, ग्रुप की तो यहाँ सच कोई बात नहीं हो रही कि ग्रुप में ही करें, ऐसा तो नहीं कहा। सब, हर बच्चे का अपना एक अलग अंत हो सकता है। लेखन गतिविधि, जिसमें इंटरेस्ट होगा, किसी को भूतिया चीजों में इंटरेस्ट होगा हमारे शौर्य की तरह, तो वो भूतिया अंत कर देगा कहानी का। किसी को भगवान में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, वो भगवान से जोड़ देगा कि लास्ट में भगवान आ गए थे, बचा लिया उसको, है ना। कुछ और होगा, किसी को जिसमें इंटरेस्ट होगा, लोग अलग अलग तरह के बच्चे कल्पना करेंगे। लेखन गतिविधि यानी राइटिंग एक्टिविटी है ये, इसमें सिर्फ राइटिंग नहीं है, इसमें इमेजिनेशन भी है। अंतर्बोध आधारित गतिविधि है, ये है अनुभव आधारित। बच्चा अपने अनुभव से या अपने नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ये कहता है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति? ये हर बार रिपीट होता है, एमएफ कहेंगे इसको, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। हर बार रिपीट होता है कि शब्द भंडार विकसित करने के लिए, यानी वोकैब डेवलप करानी है बच्चों को, बहुत सारे शब्द आते हो, वोकैबलरी उनकी बढ़ जाए, इसके लिए क्या करें? एक तो तरीका होता है डिक्शनरी का, दूसरा होता है संदर्भ में पढ़ा दें। चलिए देखते हैं। समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद कराना, यानी सिनोनिम और एंटोनिम की बात करें हम। चलो ठीक है। दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, यानी जब आप एक स्टोरी, एक नॉवल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पहले से पता हो, कोई मूवी भी देख रहे हैं तो सारे वर्ड्स, मान लीजिए इंग्लिश में देख रहे हैं, सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, फिर तो आप ईश्वर की कैटेगरी में आ जाएंगे या बहुत बड़े ज्ञाता हो जाएंगे उस भाषा के। तो सारे वर्ड हमें पता नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं, कहानी के अनुसार संदर्भ में, जिस संदर्भ में बात कही जा रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, उससे अनुमान लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको नए नए वर्ड्स का मीनिंग पता लगता रहेगा। प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप हर शब्द शब्दकोश में ही देखते रहेंगे तो वो रट्टे हो जाएंगे, और रट्टे का मतलब है रोट लर्निंग, उतना याद नहीं रह पाएगा। आप खुद से अगर बच्चों में आदत डालना चाह रहे हैं कि वो अर्थ तक पहुंचे, तब आप वो क्या इसका डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर शब्द के लिए डिक्शनरी नहीं देखी जाती, जहां कठिनाई हो वहां देखी जाती है। सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना, यह भी जरूरी नहीं है। दिए गए संदर्भ में शब्दों का अनुमान लगाना, जो नए शब्द हैं,
क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पहले से आता होगा बच्चे को, है डी से, बाकी तो कोई और हो ही नहीं सकता था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, मतलब 13 था, अभी 14 15 है। बहुभाषिता का प्रयोग यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को जो हम यूज करने की बात कर रहे हैं, एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में। ये इंग्लिश में भी ऐसे आता है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। क्या है बताइए? शिखा कह रही है सुपर चैट नहीं हो रहा। शिखा आप तो ऐसे ही पूछ लो, आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख गया मुझे। यानी एक क्लास में कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, एक क्लास में कई सारी भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, बात तो सही है। बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, यानी कई सारी भाषाएं सीख जाएं, इसलिए संसाधन के रूप में करना चाहिए, हो सकता है भाई। शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक का को सिखाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। सीख रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुख्य उद्देश्य शिक्षक को सिखाना नहीं है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, ये बात ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप बहुभाषा का प्रयोग होने देंगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस का प्रयोग क्लासरूम में होने देंगे, तो बच्चे को एक्सेप्टेंस मिलेगी। मान लीजिए कोई बच्चा भोजपुरी बोलता है और आप बोलने दे रहे हैं, क्लास में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आप इस बात को नॉर्मली ले रहे हैं, तो उसको अपने ऊपर शेम महसूस नहीं होगी कि स्कूल में तो बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं या शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मैं अपने जो बोली है या जो भी मेरा देशज प्रभाव है या जो भी क्षेत्रीय प्रभाव है उसको नहीं हटा पा रहा हूं। उसको एक्सेप्टेंस फील करानी, बच्चे को सिक्योर फील कराना है। इसीलिए बहुभाषिता को हम रिसोर्स मान सकते हैं। बहुत सी भाषाओं से वर्जित होते हैं, क्यों भाई? मल्टीपल लैंग्वेजेस होनी चाहिए, वर्जित क्यों होंगे? ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जवाब दीजिए। पोल लगा दिए? दिख तो नहीं रहे, बहुत स्लो सकते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को प्राय कहानी सुनाई जानी चाहिए, यानी हमें कहानी सुनाते रहना चाहिए बच्चों को। क्यों? विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, तो डांस भी करके दिखा दीजिए, सिर्फ कहानी क्यों सुनानी है ना? तो मनोरंजन तो और भी तरीके से हो सकता है, बट ठीक है मान लेते हैं। इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, हो सकती है भाई। भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है या कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। देखो, कठिन शब्दों के ज्ञान के लिए अलग से लिखवा दो, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करा दो, बहुत तरीके हैं। ठीक, नैतिक शिक्षा के लिए अलग से नैतिक शिक्षा ही पढ़ा दो। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि कहानी नैतिक है, अलग अलग तरह की कहानियां हैं। मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य देखो, यहाँ पे हम कभी बीच बीच में जोक्स क्रैक करते रहते हैं, मैं और आप हंसे होगा, कहानी के प्रति होता है। कहानी के माध्यम से एक तो उसको नैतिक शिक्षा भी मिल रही है, मनोरंजन भी हो रहा है, नए शब्द भी सीख रहा है, कल्पना भी करेगा, उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी इंग्लिश में कहते हैं अर्जन। और एक होता है भाषा अधिगम। अधिगम है जो आप स्कूल में जाकर के सीख रहे हैं विद एफर्ट एंड प्रैक्टिस, उसको लर्निंग कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग। अर्जन है जो आप अर्जित कर ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे आसपास ये 4 पेन पड़े हुए हैं, अब इनको क्या किया मैंने? अर्जितरण के नियम। व्याकरण नहीं है अर्जन, अधिगम में होगा व्याकरण। कहाँ व्याकरण कहाँ सीख रहे हैं? अधिगम में, भाषा अधिगम। जब आप हिंदी स्कूल में जाके सीख रहे हैं और व्याकरण सीख रहे हैं, तब वो अधिगम हो गया। अर्जन में कोई व्याकरण नहीं सिखाई जाती बच्चे को। जब वो बोलना सीखता है, वो अपने एनवायरमेंट से बोलना सीख लेगा, तुतला तुतला के। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में, अनजाने में ही सीख लेना, यही सही उत्तर है कि इनफॉर्मली, बिना किसी कॉपी किताब, व्याकरण टीचर, कुछ भी नहीं, कोई तामझाम नहीं है, बस जिंदगी से सीख गए।